हे गाइस, मैं हूं विवेक और आपका एग्ज़ामोहॉलिक में स्वागत करता हूं। गाइस, पिछले 3 वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की समरी कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 3, 4 एंड 5 की बुक से बहुत सारे क्वेश्चन ईवीएस के सेक्शन में सीटेट के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो गाइस, इसी कड़ी में आइए देखते हैं हम कि आगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमें मिलते हैं। आइए गाइस, चलते हैं। घड़सीसर एक तालाब है जो 650 साल पुराना है। यह मीलों तक फैला हुआ है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों की मदद से बनवाया। इनके दोनों तरफ पक्के घाट हैं, बड़े बड़े बरामदे हैं और बड़े बड़े कमरे का हाल है। तो गाइस, यहाँ से इससे ये पता चल जाता है कि जो घड़सीसर तालाब है वो कहाँ पे है, वो जैसलमेर में है। और इसे बनाया किसने? राजा घड़सी ने। इन्हीं के नाम पे घड़सीसर तालाब बना है। तो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान एक बहुत ही सूखा इलाका है जहाँ पे बहुत कम पानी बरसता है। इसी वजह से जब कभी पानी बरसता है तो उस पानी को एकत्रित करने के लिए पुराने टाइम में राजा महाराजा पोखर, तालाब और बावड़ियों का निर्माण कराया करते थे। तो इसीलिए घड़सीसर राजा ने घड़सीसर तालाब का निर्माण कराया होगा, और ताकि पानी इकट्ठा किया जा सके और आने वाले समय में पानी की कमी ना हो। यह मीलों तक फैला हुआ है। घड़सीसर में कुल 9 तालाब हैं। तो गाइस, घड़सीसर छोटा मोटा तालाब नहीं है, बहुत बड़ा तालाब है और यह मीलों तक फैला हुआ है। इसमें कुल 9 तालाब है। एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 9 तालाब हैं कैसे। गाइस, ये 9 तालाब एक के नीचे एक हैं। जैसे सबसे ऊपर के एरिया में एक तालाब बना दिया गया है और वो इस तरह से बनाया गया है कि जब वो तालाब भर जाए और जब पानी बरसने के बाद वो तालाब भरने के बाद जब उसमें से पानी बहने लगे तो वो नीचे के तालाब में जाके एकत्रित हो जाए। ठीक इसी तरह जब वो तालाब भर जाए तो उसके नीचे के तालाब में जाके पानी एकत्रित होता है। इस तरह जब बहुत सारा पानी कभी कभी बरसता है तब पानी एकत्रित हो जाता है उन तालाबों में, जिससे कि आसपास का जो क्षेत्र है वो हरा भरा हो जाता है और आगे के समय के लिए पानी का भी प्रबंध हो जाता है। ये है आपका घड़सीसर का तालाब। आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। अल बरूनी हजारों साल पहले भारत आया था। अल बरूनी एक यात्री था जो हजारों साल पहले भारत आया था। कौन आया था? अल बिरूनी। ये सारे फैक्ट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वह जहाँ से आया था आजकल उस देश का नाम उज़्बेकिस्तान है। क्या नाम है? उज़्बेकिस्तान। वह जहाँ से आया था आजकल उस देश का नाम उज़्बेकिस्तान है। उसने अपनी किताब में भारत के तालाबों की खूब प्रशंसा की। उसने भारत के तालाबों का विश्लेषण बारीकी से किया है। अलबरूनी जब यहाँ पे आया तो उसने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तालाब हैं और उसने अपनी किताब में ये लिखा कि भारत के लोगों को तालाब बनाने में महारत हासिल है। उसने ये भी लिखा कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा तालाब बनाए जाते हैं। बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के सरकंडे में जाम करके तालाबों के घाट बनाए जाते हैं और उन तालाबों में सीढ़ियाँ भी बनाई जाती हैं। सीढ़ीदार तालाब बनाए जाते हैं, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि ये सीढ़ीदार तालाब है। कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। हमारे देश में पानी से संबंधित बहुत सारे रीति रिवाज प्रचलित हैं। इसी से पानी की महत्ता का पता चलता है। तो गाइज, आप लोग हर क्षेत्र में, भारत के हर क्षेत्र में पानी की महत्ता से संबंधित बहुत सारे रीति रिवाज प्रचलित हैं। जैसे कि हमारे क्षेत्र में अमेठी आदि क्षेत्रों में जब शादी विवाह होता है तो कुएं की पूजा की जाती है या तालाबों की पूजा की जाती है। तो ये इसीलिए की जाती है क्योंकि पानी से ही हम सब का जीवन जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह अगर एक हास्यास्पद बात है कि जब
शहरों में जहाँ पे तालाब और कुएं अब नहीं हैं, तो वहाँ पे शादी के समय जब दुल्हन आती है तो वहाँ पे नल की भी पूजा होने लगी है, क्योंकि वहाँ पे पानी का काम उसी नल से ही चलता है। ठीक इसी तरह हम लोग तालाब और कुओं की पूजा करते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा जीवन है वो बहुत ज़्यादा पानी पर भी निर्भर करता है, इसलिए पानी हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में पानी की कमी को पूरी करने के लिए बहुत सारी बावड़ियाँ बनवाई गई। बावड़ियाँ क्या है? बावड़ियाँ एक तालाब की तरह ही होता है, जिसके पक्के घाट बने होते हैं और सीढ़ीदार घाट बने होते हैं, ताकि पानी को नीचे जाके लिया जा सके। धीरे धीरे लोगों ने इन बावड़ियों को भुला दिया, और इनमें जब पुराने टाइम पे लोगों ने बावड़ियाँ बनवाई थी तो उनको पता था कि ये किस लिए बना हुआ है। वो बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए बनवाई गई थी, ताकि उसमें बरसात का पानी भर जाए और आसपास की जो भूमि है वो हमेशा पानी, जो ग्राउंड वाटर है वो हमेशा वाटर लेवल उसका बना रहे, और आसपास के क्षेत्र जो है वो सूखे ना, और हम लोगों को पानी भी मिलता रहे। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने समरसेबल और नल का या फिर वाटर सप्लाई का सहारा लेना शुरू किया, तो वो बावड़ियों का जो मुख्य काम था, जो उनकी महत्ता थी, उनको वो भूलने लगे और उसमें कूड़ा करकट डालने लगे, उसको गंदा करने लगे। सन 1986 में जब जोधपुर में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा, सन 1986 में क्या हुआ? जोधपुर में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। जोधपुर कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में है। वहाँ पे बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। तब लोगों ने फिर से बावड़ियों को याद किया। जब सूखा पड़ गया तब लोगों ने ये बुद्धि लगाई कि सूखा क्यों पड़ा इतना, और इसका इलाज क्या है। तब लोगों ने अपने बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये यही कारण है, जो हम लोगों ने बावड़ियों को पाट दिया है, तो इस वजह से जो ग्राउंड लेवल है, वो जो वाटर का लेवल है वो नीचे, उसमें वाटर नहीं जा रहा है और पानी सूख जा रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ, उसमें लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया, और एक बार फिर से इन बावड़ियों को पूरे शहर की प्यास बुझाई, और अगली साल बरसात होने पर यह सारी बावड़ियाँ पानी से लबालब हो गई तथा शहर में पानी की कमी दूर हो गई। परंतु अब फिर से लोगों ने इन बावड़ियों को भुला दिया है। तो गाइस, ये कहानी थोड़ी मैंने लंबी इसलिए लिखी है ताकि पानी की महत्ता को लोग समझें, और जो पुरानी बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, उनकी महत्ता को भी लोग समझें। और इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे जोधपुर कहाँ है, तो जोधपुर आपका राजस्थान में है। और भयंकर सूखा कब पड़ा था? तो 1986 में पड़ा था। तो गाइज, ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, और ये सब, इन सब पे क्वेश्चन बन भी सकते हैं। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हुई हैं। यह संस्थाएं बुजुर्गों से बात करके यह पता लगाने की कोशिश करती हैं कि उनके समय में पानी का इंतजाम कैसे होता था, तथा नए तालाब का भी निर्माण करवाती हैं और पुराने तालाबों की मरम्मत भी करवाती हैं। तरुण भारत संघ इन संस्थाओं में से एक है। गाइस, बहुत सारे NGO हैं जो गैर सरकारी संगठन हैं, जो पानी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं कि इनको दूषित मत कीजिए, पानी को बचाइए, इनको व्यर्थ न कीजिए। तो वो लोग इन चीज़ों की महत्ता को समझते हैं और इन चीज़ों पे हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा पूछते रहते हैं कि पानी के इंतज़ाम के लिए पहली कौन सी व्यवस्था थी, और उसके आधार पे जो उचित कदम होता है उसको उठाते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तरुण भारत संघ इन संस्थाओं में से एक है। तो तरुण भारत संघ से क्वेश्चन बन सकता है कि तरुण भारत संघ के आगे आपको दे देगा कि ये एक संस्था है जो पानी से संबंधित जागरूकता लोगों में फैलाती है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, परंतु मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसमें सबसे ज़्यादा नमक होता है। मृत सागर एक समुद्र है, इसके पानी में सबसे ज़्यादा नमक होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये याद करने वाला फैक्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा नमक होता है। कितना नमक होता है? नमक होता है 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है। 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है।
इससे इस पानी का घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पानी में हम ऐसे तैरते हैं जैसे कि हम लेटे हुए हैं, ठीक इस तरह जैसे ये आपको चित्र में दिख रहा है। तो जो 300 ग्राम नमक है जब 1 लीटर पानी में है तो मानी सी बात है कि पानी का जो घनत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी सतह पे की डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि हम उस पर आराम से लेट सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी चीज़ के तैरने और डूबने में घनत्व का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर घनत्व ज़्यादा है तो वो उस पर कोई भी चीज़ जल्दी से डूबेगी नहीं, लेकिन अगर घनत्व कम है तो चीज़ जल्दी से डूब जाएगी। खाया जाने वाला साधारण नमक समुद्र के पानी से ही बनाया जाता है। जो साधारण नमक होता है वो समुद्र के पानी से ही बनाया जाता है, बाद में उसमें आयोडीन मिक्स किया जाता है। समुद्र के पानी में आयोडीन नहीं होता है। समुद्र के पानी को अलग अलग क्यारियों में भरकर धूप में छोड़ दिया। तो नमक बनाया कैसे जाता है? तो नमक ऐसे बनाया जाता है कि समुद्र के किनारे जो जगह होती हैं उसमें बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाई जाती हैं और उन जब समुद्र की लहरें आती हैं तो उन क्यारियों में पानी चला आता है। बाद में वो जब धूप आती है तो पानी वाष्पित हो जाता है और होता क्या है कि जो नमक होता है वो उसी सतह पे रह जाता है। उसी नमक को हम लोग इकट्ठा करके उसको रिफाइंड कर लेते हैं और उसको नमक बना लेते हैं और वही नमक यूज होता है। दांडी यात्रा सन 1930 की घटना है। नमक से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण घटना है, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये यात्रा हैदराबाद से दांडी तक, अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी। अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी। अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है और दांडी भी गुजरात में है, जो समुद्र के किनारे एक स्थान है। तो ये हुई क्यों, ये भी एक जानने वाली बात है। तो हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को स्वयं नमक बनाने पर रोक लगा दी थी एक कानून बना करके, जिससे क्या होता था कि नमक जैसी छोटी सी वस्तु जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है और दैनिक जीवन में हमेशा यूज होती है, उसके लिए भी भारत के लोग अच्छा खासा पैसा खर्चा करते थे, जो कि इस पर टैक्स लगा दिया था अंग्रेज़ों ने, जो कि अंग्रेज़ों के पास इस माध्यम से बहुत सारा पैसा चला जाता था और भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने ये सोचा कि ये हमारे देश की संपत्ति है और जो समुद्र है ये प्राकृतिक देन है, इस पर सभी व्यक्ति का अधिकार है, इसलिए ये कानून हमें मान्य नहीं है। और 1930 में गांधी जी ने फिर अहमदाबाद से दांडी तक, जो कि समुद्र का तट है, वहाँ तक की लंबी यात्रा की और उसी दांडी के किनारे, समुद्र तट के किनारे नमक बनाया और इस कानून का उल्लंघन किया। तभी से ये एक ऐतिहासिक घटना है जो कि जो अंग्रेज़ों का ये काला कानून था उसके विरोध में ये किया गया था। तो ये याद करने वाली चीज़ है कि 1930 में हुई थी दांडी यात्रा और अहमदाबाद से दांडी समुद्र तट तक की यात्रा हुई थी और ये नमक से संबंधित थी। अब गाइस आ जाते हैं मलेरिया के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से होता है। तो मलेरिया होता क्या है? मलेरिया एक बीमारी है जो मच्छरों से फैलती है और इस बीमारी के बहुत सारे लोग शिकार होते हैं, ख़ास तौर से बरसात में। ठीक, तो ये आम बीमारी हो गई है इस समय पे और बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं। खून की जांच से मलेरिया का पता चलता है। मलेरिया का पता तभी चलता है जब खून की जांच की जाती है। खून के सैंपल ले जाते हैं, उनकी जांच की जाती है तो उसमें मलेरिया के जीवाणु नज़र आते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ इनको मलेरिया हुआ है। मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सिनकोना एक पेड़ है जो सदाबहार वनों में पाया जाता है और इसी पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। अब तो दवा बनाई जाने लगी, नहीं तो पहले जब दवा नहीं बनाई जाती थी तो लोग इसी पेड़ की छाल को उबाल करके इसका रस का यूज करते थे।
खून में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी को एनीमिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी को एनीमिया कहा जाता है। गाइस, एनीमिया एक बीमारी है जो कि ज़्यादातर किशोरियों में और महिलाओं में होती है, खून की कमी के कारण। ठीक। गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन यानी लोहा पाया जाता है। जो गुड़ है, आंवला है और जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और इनके सेवन से शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है और इससे एनीमिया की बीमारी दूर होती है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं और उन्हीं से लार्वा बनता है। तो गाइस, जो मच्छर होते हैं उनका प्रजनन पानी में होता है। वो पानी में अंडे देते हैं और उन्हीं अंडों से लार्वा निकलते हैं। बाद में वही लार्वा मच्छर बन जाते हैं। पानी में मछलियों को डालकर और मिट्टी के तेल का छिड़काव करके इन लार्वा को समाप्त किया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पानी को कहीं इकट्ठा ना होने दीजिए, क्योंकि पानी अगर छोटे छोटे जगह पे इकट्ठा होता रहेगा तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे मच्छर के मच्छर अंडे दे देंगे और उसके बाद लार्वा बनेगा, फिर वो मच्छर बन जाएंगे और वो हमको काट लेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। तो किया क्या जा सकता है? सबसे पहले तो या तो पानी को इकट्ठा ना होने दें। मान लो अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उसमें मछलियाँ डाल दें, ताकि वो जो मच्छर के लार्वा होते हैं उनको वो मछलियाँ खा लेती हैं, जिससे जब वो लार्वा ही नहीं रहेंगे तो मच्छर कहाँ से आएंगे। लेकिन अगर मछली से ज़्यादा अच्छा है कि मिट्टी का तेल भी डाल दिया जा सकता है, जिससे वो लार्वा सब मर जाते हैं। लेकिन मिट्टी का तेल डालने से पानी प्रदूषित हो जाता है। तो अगर पानी को प्रदूषित नहीं करना है तो मछली डाल सकते हैं। रोनाल्ड रॉल्स ने पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। गाइस, मलेरिया बहुत पुरानी बीमारी है और इस बीमारी से पहले बहुत ज़्यादा लोग मरते थे, क्योंकि तब इसकी दवा नहीं थी। तो होता क्या था कि जब लोग मरते थे तो पता नहीं था कि ये बीमारी है क्या और किस वजह से फैल रही है। तो लोग तरह तरह के कहानियाँ बनाते थे। कोई कहता था कि भूत की वजह से मरते हैं, कोई कहता था कि जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है वहाँ ये अजीब तरह की गैस निकलती है, उसकी वजह से मर जाते हैं। लेकिन जो रोनाल्ड रॉल्स थे, इन्होंने पता लगाया कि जो मलेरिया होता है वो मच्छरों के काटने से होता है। अब गाइस, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इन्होंने कैसे पता लगाया, इसके पीछे की एक पूरी कहानी है। तो ये जान लेते हैं, जिससे कि ये फैक्ट याद रहे और ये इम्पॉर्टेंट भी है। किसने लगाया था पता? रोनाल्ड रॉल्स ने। तो गाइस, रोनाल्ड रॉल्स जो थे ये डॉक्टर थे और इनके पिता जो थे वो आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग इंडिया में थी। बहुत समय पहले की बात है, तब इंडिया भारत का उपनिवेश था। यानी जब बहुत समय पहले की बात है, जब भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी भारत ब्रिटेन का गुलाम था, भारत ब्रिटेन के अधीन था। तब यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी के जनरल थे, वो क्या कहते हैं, उनके बेटे थे रोनाल्ड रॉल्स, और वो डॉक्टर बन के यहाँ पे आए थे। तो इन्होंने इनके टीचर ने कभी कहा था कि हो सकता है कि मलेरिया की बीमारी मच्छरों के काटने से हो, लेकिन उनको ये क्लियर नहीं था कि यही हो सकता है। तो इन्होंने एक संकल्पना उन्होंने दी थी। तो रोनाल्ड रॉल्स डॉक्टर ने क्या किया कि ये मच्छरों के पीछे पड़ गए। ये क्या करते थे, सभी जहाँ भी मच्छर देखते उनको पकड़ के, उनको चीर फाड़ के, उनकी जांच करने लगते। इसी तरह इन्होंने भारत में क्या कहते हैं, एक मच्छर पकड़ा जो कि भूरे कलर का था और उसके जो पंख थे वो छींटेदार थी। और जब इन्होंने उसका डिसेक्शन किया, उसको चीर फाड़ के उसका जब निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि उसके पेट में उसी तरह के जीवाणु हैं जो कि मलेरिया के रोगी के खून में पाए जाते हैं, जिससे ये पता चल गया कि इसी मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। तो गाइस, इससे एक फैक्ट और भी स्पष्ट हो जाता है कि जो मलेरिया के मच्छर होते हैं उनका रंग भूरा होता है और उनके पंख जो होते हैं वो छींटेदार होती हैं। तो रोनाल्ड रॉल्स को सन 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला।
जब पेपर टफ बनाता है सीटेट तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रोनाल्ड राल्स को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला नोबेल का, या फिर पूछ लेगा रोनाल्ड राल्स को किस सन में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये फैक्ट्स याद करने वाले हैं कि 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला रोनाल्ड राल्स को। 1905 में मरते समय वह कह रहे थे कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। ये एक वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक वैसे भी बहुत ज़्यादा जुनूनी होते हैं, उनको हमेशा उनके अंदर जिज्ञासा बनी रहती है। तो ये इसीलिए कह रहे होंगे कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा, क्योंकि वो हमेशा रिसर्च में ही लगे रहते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। अब माउंटेनियरिंग क्या है? माउंटेनियरिंग, माउंटेन मीन्स पहाड़, तो जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो उसे कहते हैं माउंटेनियरिंग। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराखंड उत्तरकाशी में है। कहाँ है? उत्तराखंड में उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी एक ज़िला है, उत्तराखंड एक राज्य है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। और इस इंस्टीट्यूट का काम क्या है? तो ये इंस्टीट्यूट पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देता है लोगों को। मिजोरम के लोग मिजो भाषा बोलते हैं। मिजोरम एक उत्तर पूर्वी राज्य है भारत का, जो कि जहाँ पे मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। चट्टानों पर चढ़ने को रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। रॉक मीन्स चट्टान होता है, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना होता है। तो इससे नाम से स्पष्ट हो जाता है कि रॉक क्लाइंबिंग क्या है, चट्टान पे चढ़ना है, यही रॉक क्लाइंबिंग है। और ये एक एडवेंचर गेम है। बहुत सारे लोग इस तरह के गेम करते हैं जोखिम लेके, ताकि उनको जब पूरा कर लेते हैं वो टास्क तो उनको अजीब सा सुखद एहसास होता है, और इसी के लिए वो करते हैं। चट्टान की सतह को ज़मीन मानकर उस पर चढ़ने की पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। जब रॉक क्लाइंबिंग की जाती है तो रस्सी के सहारे चट्टान की सतह पर पैर रखते हुए रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ा जाता है, और इसी को रैपलिंग कहते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। तो गाइस, ये लोग हम सब बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि बछेंद्री पाल कौन है। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं, और विश्व की 5वीं महिला हैं बछेंद्री पाल, यानी विश्व में इनसे पहले भी 4 महिलाएं चढ़ सकी हैं, लेकिन भारत में ये पहली थी जो कि एवरेस्ट पे चढ़ी। बछेंद्री पाल ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। मतलब कि जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, इन्होंने ही इस इंस्टीट्यूट ने ही बछेंद्री पाल को पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी। बछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली हैं। अब गढ़वाल कहाँ है? गढ़वाल उत्तराखंड में है। यानी जो बछेंद्री पाल हैं वो सदैव से ही पहाड़ पर रहने वाली हैं और पहाड़ों से चिर परिचित हैं। एक बार हुआ क्या था कि बछेंद्री पाल पिकनिक मनाने के लिए गई थी, और वो स्वयं ही अपने एक मित्र के साथ लगभग 4000 किलोमीटर तक चढ़ गई। बाद में वो ना उतर नहीं पाई, तो वहीं पर रुक गई। बाद में उनको ढूंढते हुए लोग पहुँचे और उनको वहाँ से ले आए। इससे स्पष्ट होता है कि इनको पहाड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव था, और सदैव ही शुरू से ही ये ऊंचाई से ऊंचाई पर जाना चाहती थी। इससे यह हुआ कि जब ये बड़ी हुई तो इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया, और इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली। और इनके गाइड कौन थे? वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जिन्होंने इनको गाइड किया। और 1984 में, कब? 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। 1984 में बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 को 8900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। कितना ऊंचा? 8900 मीटर माउंट एवरेस्ट पर कब रखा? 23 मई 1984 को 1:07 पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है, या फिर माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो वो है सागरमथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमथा भी कहा जाता है। ओके गाइस, करीब 43 मिनट तक
बछेंद्री पाल वहाँ रहीं। वहाँ पे ऊपर चढ़ने के बाद बछेंद्री पाल अकेले नहीं पहुँची थी, इनके साथ एक व्यक्ति और था, इनकी एक मित्र थी, वो भी था। तो वहाँ पे जब ऊपर पहुँच गई तो वहाँ पे जगह इतनी कम थी कि ये दोनों लोग एक साथ वहाँ पे रुक नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक वहाँ पे पोल गाड़ा, उसके बाद उसी के सहारे दोनों लोग खड़ी हुई और वहाँ पे भारत का झंडा गाड़ा और वहाँ पे लगभग 43 मिनट तक रहीं। इसके साथ बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला एवं विश्व की 5वीं महिला बन गई। ये याद रखना, विश्व की 5वीं महिला और भारत की पहली महिला। गोलकुंडा, हैदराबाद, तेलंगाना। गोलकुंडा क्या है? गोलकुंडा एक स्थान है जो कि हैदराबाद में है, और हैदराबाद कहाँ है? यह है तेलंगाना में। ये गोलकुंडा का किला है। किले की जो चित्र में दिख रहा है, ये गोलकुंडा का किला है। किले की दीवारें बहुत मोटी हैं और इसके दरवाजे बहुत लंबे चौड़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, किले के दरवाजे मोटे ही होते हैं, दीवारें मोटी ही होती हैं, दरवाजे लंबे चौड़े ही होते हैं। और इस किले में बहुत सारे बुर्ज हैं। इस किले के बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। तो कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। ये याद रखना, कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। क्योंकि जब सीटेट क्वेश्चन देता है तो ऐसे नहीं पूछेगा कि किले की दीवार में कितने बुर्ज हैं। वो आपको जब क्वेश्चन देगा तो कहेगा गोलकुंडा किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य गलत है। उसमें बहुत सारी चीज़ें दे देगा, कह देगा कि इसकी दीवारें मोटी हैं, इसमें कितने बुर्ज हैं, इसमें नक्काशी हुई है और इसमें दरवाजे बहुत छोटे हैं। तो आपको सारे फैक्ट याद रहेंगे तभी आप जान पाएंगे कि इसमें से कौन सा गलत है। इसलिए आप पूरी चीज़ें पढ़ें और पूरी चीज़ों को दिमाग में याद रखें, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसमें कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। अब बुर्ज क्या होता है? बुर्ज एक प्रकार का गोलनुमा आकृति होती है, जो कि नीचे आपके फिगर में दी हुई है कि देखिए बगल से दीवार आई है और दीवार के बाद दीवार से ऊंचाई पर थोड़ा गोलाई में जो आकृति बनी हुई है वही है बुर्ज। और बुर्ज में छोटे छोटे छेद भी होते थे ताकि वहाँ से जो सैनिक, जो प्रहरी होते हैं, जो रक्षा करते रहते हैं, वो देख सकें दूर से आने वाले शत्रुओं को या आने वाले किसी भी व्यक्ति को। 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। 1518 से 1687 तक किसने? कुतुब शाही सुल्तानों ने। उससे भी पहले सन 1200 में यहाँ यह किला मिट्टी का बना था। मतलब ये पहले मिट्टी का था, बाद में इसे ईंटों का बनाया गया। और जब मिट्टी का था तो इस पे दूसरे शासकों का राज था। किले की दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई थी। जो किले की दीवारें हैं उस पर बारीक नक्काशी की गई थी और दरवाज़ों पे भी बारीक नक्काशी की गई थी। किले में बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे। जब किले में लोग रहते थे तो उनके लिए बड़े बड़े टैंक और फव्वारे तो रहेंगे ही, ताकि उनको पानी की व्यवस्था हो सके। किले में तोप भी रखी है जो कि कांसे की है। किले में सुरक्षा के लिए बहुत सारे आयुध सामान रखे जाते हैं, जिसमें से तोप भी एक है। लेकिन ये तोप किस चीज़ की है? ये कांसे की है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और याद करने वाला है। तो गाइज़ आज का वीडियो बस इतना ही। गाइज़ आपको ये वीडियो समझ में आया? कैसा लगा आप ये कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू गाइज़।